अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 4.5 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल 4.5 सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा, 4.1 से 4.4 तक जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में 4.5 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। मतलब आपने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है इस सवाल में डायग्राम की मदद से कि जिसमें हमें नज़र आ रहा हो कि रिजल्टेंट फ़ोर्स तो ज़ीरो हो रही है। जो रिजल्टेंट फ़ोर्स है ये तो क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं है। तो ये एग्जांपल दे देंगे जो हमने यहाँ पे नीचे इसकी ड्रा की है कि फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है। इन बिलो मेंशन केस द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर डिफरेंट। कोई एक रॉड है, उस पर दो डिफरेंट पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 एंड F2। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ऑब्वियसली इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, टूवर्ड्स राइट है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो है वो किधर है, टूवर्ड्स लेफ्ट है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दियर रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो। यस, मैथमेटिकल रिजल्टेंट इनका क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। कि अगर हम सपोज़ अगर ये 10 न्यूटन हम इसको लेंगे पॉजिटिव 10, तो ये क्या हो जाएगी, -10 न्यूटन काउंट होगी, और इनका सम जो है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो फोर्थ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट द फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ कपल। अब ये जो दो अपोजिट फोर्सेस हैं जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, कपल। कपल किसको बोल रहे होते हैं, टॉर्क को, जो दो फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है, विच कैन अप्लाई टॉर्क टू रोटेट द बॉडी। तो वो बॉडी को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सो द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। तो हमने ये जो एग्जांपल डिस्कस किए, ये एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो है बट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। हाँ, अमूमन जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होती है टॉर्क भी ज़ीरो होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फोर्स तो ज़ीरो हो रही होती है बट टॉर्क ज़ीरो नहीं हो रहा होता, जो हमने डिस्कस कर लिया। 4.7 की तरफ आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज़ मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। अब ये सवाल ऐसा है कि अमूमन हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ये गलत कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हो। एक ये कि सम ऑफ फोर्स क्या है, ज़ीरो, और एक ये कि सम ऑफ टॉर्क क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में होना, मतलब बैलेंस होना। आसान ज़ुबान में, इफ़ अ बॉडी इज़ बैलेंस देन वी से इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। कब हम बोलेंगे बॉडी बैलेंस है, सपोज़ अगर बॉडी रेस्ट में और इसी स्टेट में बैलेंस्ड है, मतलब वो रेस्ट को कंटिन्यू करे तो इक्विलिब्रियम में। सपोज़ बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से और वो उसी स्पीड में बैलेंस्ड है, मतलब अपनी स्पीड को ना वो इंक्रीज़ कर रही ना वो डिक्रीज़ कर रही, तब भी हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। तो 4.7 में हमने ऐसी ही बॉडी का बताना है जो कि क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, लेकिन वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो हम ये पैराट्रूपर की एग्जांपल देंगे कि इसमें एग्जांपल है पैराट्रूपर की। जब ये फॉल करता है, पैराशूट को ओपन करता है, तो एक टाइम आता है जब ये ड्रैग फोर्स और इसका जो वेट है, वेट ऑफ द पैराट्रूपर, ये बैलेंस हो जाती हैं और एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कब, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिक्रीज़ कर रहा है। इन दिस स्टेट व्हेन इट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द पैराट्रूपर इज बैलेंस by the resistance of the air या drag force on the parachute acting upward and the body will be in equilibrium। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। एक तो सम ऑफ फोर्स ज़ीरो हो रही है और फिर ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो सम ऑफ टॉर्क भी क्या है, ज़ीरो। तो ये पैराट्रूपर जो डिसेंड कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, ये एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल है जो कि मूविंग भी है और इक्विलिब्रियम में। अगले सवाल पर आते हैं। डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दो सिंपल डेफिनेशन हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा मास पूरी बॉडी का क्या कर रहा होता है, अपेयर होता है कि जैसे इस बॉडी का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज़ दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज़ अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड. It behaves as if all the mass of the system is lying at that point. सेंटर ऑफ मास इस तरह बिहेव करता है जैसे सारा का सारा मास ही इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो. एग्जांपल क्या है? अमूमन सेंटर ऑफ मास जो है ना, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनके जियोमेट्रिक सेंटर पर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है. तो ये एक एग्जांपल दे दी. इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट पॉइंट वेयर द whole total weight of the body appear to be acting. सेंटर ऑफ मास में हम ये एज्यूम करते हैं कि टोटल मास कंसंट्रेटेड हो जिस पॉइंट पे, वो सेंटर ऑफ मास है, और टोटल वेट जिस पॉइंट पे हमें फील हो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अमूमन यूनिफॉर्म फील्ड जो हो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर ही है, स्पेस में नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का पॉइंट एक ही होता है. मतलब अगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमेशा की तरह होगा सेंटर में होगा. बराबर. इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, तो आप सिंपली समझ लें कि वो पॉइंट जहाँ पे होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक MCQ है. इफ़ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सपोर्टेड एट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बॉडी को उठाएं, इट विल स्टेज देयर विदाउट रोटेशन. मतलब अगर मैं यहाँ से इसको पिक कर लूँ या यहाँ से इस बॉडी को उठाऊँ, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी. तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रोटेट नहीं करती. इट मीन्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन देयर वुड बी नो टॉर्क. ये MCQ ज़हन में रखिएगा. 4.9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अमूमन आता है ये सवाल प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी के से रिलेटेड है. व्हाट आर 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन डिज़ाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज़ एंड रेसिंग कार. वो कहता है रेसिंग कार और टॉयज़, ये बैलेंसिंग टॉयज़ ऐसे होता है कि अगर आप इन्हें इधर से अगर आप इसको पुश करें ना, तो ये इसी तरह बैक एंड फोर्थ ऐसे इस तरह मूव करते रहेंगे. सपोज़ ये इसकी मेन पोजीशन है, आप इसको हल्का सा पुश करें तो ये इसी पॉइंट के ज़्यादा इस तरह मूव करता रहेगा और फाइनली यहीं पे आके रुक जाएगा. तो ऐसे टॉयज़ को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग टॉयज़. अमूमन कार में शो पीस वगैरह भी इस तरह के रखे हुए होते हैं लोगों ने डैशबोर्ड वगैरह पे. तो वो कहते हैं जब इन टॉयज़ को डिज़ाइन किया जा रहा है या इन कार्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, तो कौन से मेन बैलेंसिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को माइंड में रखा जाता है. तो सिंपल प्रिंसिपल है टू इन्हांस स्टेबिलिटी. अ रेसिंग कार एंड बैलेंसिंग टॉयज़ to enhance the stability of a racing car and a balancing toys, the center of masses are kept as low as possible. एक सिंपल रूल है, अगर आप चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जैसे तैसे नीचे लिए. अब नीचे कैसे ला सकते हैं भाई, ये चीज़ तो इतनी बड़ी रहेगी, आप नीचे से इसको वज़न नहीं करते, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से खुद पे खुद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो यही रूल है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाएं. सेकेंडली देयर बेसिस आर मेड हैवी एंड वाइड. दूसरा, इनकी बेसिस को क्या करते हैं, वाइड करते हैं. जितनी चौड़ी बेस बनाएंगे उतनी बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस रहेगी. तो रेसिंग कार की भी जो बेस है वो बहुत हैवी बनाई जाती है और बहुत वाइड बनाई जाती है. इतनी वाइड बनाई जाती है कि इसके टायर्स को भी बॉडी के अंदर नहीं रखा जाता, बाहर रखा जाता है, ताकि ये वाइड हो जाए. जब वाइड हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा. हाइट कम करें, हाइट कम करने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा. टॉयज़ में क्या करते हैं, इनकी टेल्स को हैवी बना देते हैं. टेल जब हैवी हो जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं रहता बल्कि किधर आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है. तो वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं. पर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है. एंड 4.10 चलिए जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन 4.10 और 4.10 थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. हम कैसे साबित करेंगे कि जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के क्या है,
परपेंडिकुलर। ये कैसे साबित करेंगे? थोड़ा डिटेल जवाब है, समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन। सपोज ये एक स्टोन है और ये धागे के साथ बंधा हुआ है और ये स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस स्टोन की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहेंगे, वेलोसिटी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यही डायरेक्शन नहीं है? नहीं, ये डायरेक्शन नहीं है। इन फॉर एग्जांपल के स्टोन यहाँ पर है और ये धागा टूट जाता है, तो अब ये स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा? इसको हम डायरेक्शन ऑफ द स्टोन बोलेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बोलेंगे, या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल बोलेंगे। तो इस टाइम तो ये सर्कुलर पाथ में, लेकिन जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होती है, मतलब अगर ये धागा हो ये टूट जाता है, सपोज किसी भी पॉइंट पर टूट जाता है, तो अब ये किधर जाएगा? तो ऑब्वियसली अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। तो अगर इसकी वेलोसिटी देखनी है तो सर्कल को क्या बनाना है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच कर रही होती है सिंगल पॉइंट पे। सपोज़ ये सारे क्या बने हुए टेंजेंट, इसमें ये 2 टेंजेंट गलत बने हुए हैं, बाकी ये भी तकरीबन टेंजेंट ठीक बना हुआ है, ये इधर बनना चाहिए था। पर वो कहते हैं कि आप टेंजेंट ड्रा कर लें, वंस यू ड्रा द टेंजेंट तो आपको क्या पता चल जाएगी? वेलोसिटी पता चल जाएगी उस बॉडी की। कि सपोज़ अगर इस पॉइंट पे ये स्टोन कहाँ जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। और अगर टेंजेंट इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे धागा टूटेगा तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में सीधा क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। और सपोज़ अगर धागा जो है वो यहाँ पे ना टूटे, यहाँ पे टूटे, तो अभी ये किस डायरेक्शन में जाएगा? हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो अब ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो कहते हैं कि फिगर शो वेलोसिटी ऑफ एट एनी पॉइंट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। फिगर शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल इज़ डिफरेंट। अब ये फिगर ये बता रही है कि हर डायरेक्शन में जो टेंजेंट की, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी तो डायरेक्शन ही मुख्तलिफ है। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की तकरीबन लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड है, यहाँ पे बिल्कुल ही डाउनवर्ड है, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड आ रहा है। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब है स्टोन की हर पॉइंट के ऊपर, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ही मुख्तलिफ है ना। वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। क्यों कुछ और है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। इसका मतलब है जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो एज़ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लाजमी कोई ना कोई फोर्स होगी जो उसको क्या कर रही होगी? चेंज कर रही होगी। Hence is changing constantly. Hence, a centripetal force perpendicular to the direction of motion is always directed to keep the object moving with a uniform circular motion. तो पहली बात उन्होंने कहा, इसका मतलब है एक फोर्स का होना ज़रूरी है, और उन्होंने कहा वो फोर्स जो है वो कौन सी है? सेंट्रिपिटल फोर्स है। हर वक्त इसके ऊपर क्या लग रही है? सेंट्रिपिटल फोर्स। अब सवाल ये, वो कहते हैं ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, और यही हमने साबित करना है कि हमें ये क्यों लगता है कि ये परपेंडिकुलर है। अभी हम देख लेते हैं कि हमें ये क्यों लगता है कि ये परपेंडिकुलर है। पढ़ते हैं आगे। इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज़ एसेंशियली परपेंडिकुलर। ये जहन में रखना पड़ेगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। फॉर एन इंस्टेंस इफ़ इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, मान लें कि आप ये कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब आप ये कहते हैं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं लग रही। चले मान लिया नहीं लग रही, तो फिर किधर लग रही होगी? हम कहते हैं कि ये फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लग रही है। भाई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल बना रही होगी फोर्स। अगर कोई एंगल बना रही होगी फोर्स, तो ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा है
कि फिर फोर्स के दो कंपोनेंट भी बनेंगे। थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा बनेगा और थीटा की बेस वाला अगर ये थीटा है तो ये क्या है, एफ कॉस थीटा। अब एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में, स्पीड की डायरेक्शन में। अभी तो हमने कहा कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू वी द फोर्स विल हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा जो किसकी डायरेक्शन में होगा, वी की डायरेक्शन में। दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी। नाउ एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर वी की डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स, तो ये फोर्स इसकी स्पीड को क्या कर देगी, चेंज। लेकिन हम अभी तो हमने कहा कि बॉडी जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी, शुरू में हमने पढ़ा है। अभी शुरू में ये जो एग्जांपल थी ये कैसे सर्कुलर मोशन में थी, जो बॉडी किससे चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से। अब सपोज़ अगर हम मान लें कि हमारे पास जो वो फोर्स है परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर इसका एक कोई कंपोनेंट होगा जो किसकी डायरेक्शन में होगा, स्पीड की डायरेक्शन में। इट विल हैव अ कंपोनेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कभी फिर आने ही नहीं देगा। लेकिन वी नोज दैट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, मतलब फोर्स भी लग रही है और मोशन फिर भी यूनिफॉर्म है। तो ये कब होता है, हो सकता है एज द बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तभी पॉसिबल है इफ़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वी इज़ ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है कि v के अलोंग कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो। मतलब क्या, v की वैल्यू ज़ीरो, v की वैल्यू तभी ज़ीरो हो सकती है कि फ़ोर्स लगे किधर। कंपोनेंट की वैल्यू तभी क्या हो सकती है, ज़ीरो, कि फ़ोर्स लगे ही किधर, परपेंडिकुलर, और v के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट कर ही ना सकता। अभी हमने कहा कि इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन से तभी मूव कर सकता है जब हमारे पास कोई कंपोनेंट ही ना हो स्पीड की डायरेक्शन में, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या हो, ज़ीरो। तो सो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वी एफ कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब एंगल क्या होगा, 90। अगर एंगल 90 है तो इसका मतलब है कि हमारी जो फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। thus that proof centripetal force always act perpendicular to the motion of a body। यहाँ पे ऑब्वियसली ये ऑफ बॉडी आएगा। तो बहरहाल ये इस तरीके से ये समझ लें कि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। तो बहरहाल ये सवाल हैं, ये सारे सवाल जो हैं आपसे डिस्कस हो गए। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।